देखो ममता, समझने की कोशिश करो। इस बार मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम्हारा भाई कम से कम ऐसी हालत में भी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी हालत तो तुम्हारे सामने ही है। मैं किस स्थिति में यहाँ आया हूँ ये तो सबके सामने है। मेरी हालत देख, मैं चलने के लायक भी नहीं हूँ। फिर भी तेरी इज्जत के लिए मैं यहाँ पर व्हील चेयर से आया हूँ। इससे बड़ी बात तेरे लिए और क्या होनी चाहिए। बात रही गहनों की, तो अभी देख, बेटी की शादी किया, शादी के तुरंत बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। शादी की भाग दौड़ में ऑफिस कम गया। एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल ही 2 महीने बेड पर पड़ा रहा। शादी में इतने खर्च हो गए, जो भी बचे थे वो सब मेरे ऑपरेशन में चले गए। तो इस बार मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी देख, मैं तेरे लिए 10,000 की अंगूठी बनवाई, और ये देख साड़ी, ये 4,000 की साड़ी भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन को साड़ी और गहने से इतना प्यार है। तू मुझे सामने देखकर खुश नहीं है कि मैं कैसे लोगों का सहारा लेकर भी तेरे बेटे की शादी में आ गया हूँ, तेरी इमली की रस्म करने आया हूँ। इतना सुनते ही ममता भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, भैया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे बहकाने की कोशिश ना करो। ना देने का बहाना कोई आपसे सीखे। और वैसे भी आपने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया जो बार बार कह रहे हो कि आपको देख के मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अरे 4 औरतें खड़ी होती हैं शादी में, 4 गांव से आई रहती हैं, रिश्तेदारों की औरतें होती हैं। सब लोग यही तो देखते हैं शादी में कि मायके से क्या क्या आया है, इमली की रस्म में भाई ने कितना दिया है, क्या दिया है, और आपने एक अंगूठी और एक साड़ी पकड़ा दी मुझे सबके सामने। आपको पता है पीठ पीछे औरतें कैसी कैसी बातें कर रही थी। आपको अगर मेरी इज्जत का इतना भी ख्याल नहीं था, अगर आपसे नहीं हो पा रहा था, आपके पास नहीं पैसे थे, तो आपने मुझे बता दिया होता। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ गहने भेज देती ताकि आप सबके सामने दिखा सकें, मेरी इज्जत तो बच जाती। इस तरह सबके सामने मेरी नाक तो नहीं कटती। बताओ, सबको पता था कि मैं अपने मायके की लाडली हूँ, अपने भाई की लाडली हूँ, और मेरे बेटे की शादी में पहली बार ही मेरे भाई ने मेरी नाक कटवा दी। एक अंगूठी देकर, एक साड़ी देकर इमली की रस्म ख़त्म कर दी। ममता इतने गुस्से में तेज तेज बोले जा रही थी कि वो ये भी भूल बैठी थी कि उसकी आवाज़ बाहर बैठी औरतों तक भी जा रही थी। ममता का इस तरह विनोद को जलील करना विनोद को बहुत ही खल गया था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनोद को लगा था कि उसकी बहन उसे समझेगी कि अभी 3 महीने पहले ही तो बेटी की शादी किया है। उसके तुरंत बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पैर टूट गया। पैर का ऑपरेशन करवाने के बाद 2 महीने से घर पर पड़ा है। तो जब ऑफिस नहीं जाएगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि घर बैठे बैठे ही पैसे मिल जाएंगे। विनोद को लगा कि अगर मैं एक साड़ी भी दे दूँगा तो भी मेरी बहन उसे बहुत समझेगी। लेकिन यहाँ तो एक अंगूठी और एक साड़ी पर भी बहन की भारी बेइज्जती हो गई, और वो बेइज्जती इतनी बढ़ गई कि वो आपे से बाहर हो गई और भाई के ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगी। सबके बीच में खुद को जलील महसूस करके विनोद की आंखें भर आई। विनोद की पत्नी सुधा वहीं पास में खड़ी चुपचाप विनोद के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से दबा रही थी, जैसे विनोद को कह रही हो, जीजी का स्वभाव तो आपको पता है ना, थोड़ी सी लालची किस्म की है, इसलिए आप इनकी बातों को बुरा मत मानिए और कुछ भी दिल पर मत लीजिए, नहीं तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। सुधा को इस समय बस अपने पति की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि विनोद को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी। ममता जब विनोद पर गुस्सा होने के बाद अपने कमरे से बाहर गई तो विनोद सर पकड़ के वहीं बैठा रहा। सुधा ने कहा, विनोद आपको पता है ना, दीदी का शुरू से ही स्वभाव है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करती हैं। उन्हें अपने आगे किसी के दुख से कोई भी मतलब नहीं रहता है, और उनकी हरकतें तो सबको पता है। इसके बावजूद भी आप उनकी बातों को दिल पे क्यों ले रहे हैं। अगर आपका अभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो फिर मैं दवाई भी नहीं लेके आई हूँ। परेशानी तो आपको ही होगी ना, पहले से ही आप परेशान हैं, ऊपर से छोटी छोटी बातें। विनोद रुआंसा होकर बोला, मैं क्या करूँ। सुधा, तुमने देखा ना ममता किस तरह से बात करके गई है, और कितना तेज तेज बोल रही थी कि जाने बाहर कितनी औरतें या कितने लोगों ने वो बातें सुनी होंगी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दीदी की तो आदत है शुरू से ही, पता नहीं आपको नीचा दिखाने की। वो हर चीज़ को बस पैसे से जोड़ती हैं। उनकी नज़रों में रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। पैसा ही उनके लिए माँ बाप, भाई सब कुछ है। नहीं तो ऐसे दुनिया में कौन सी बहन होगी जो अपने भाई के इतने दुख तकलीफ़ के बावजूद भी
उसे इतना सब कुछ सुना कर जाएगी? अगर दीदी को आपकी फिक्र होती, उनको आपकी परेशानी का थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता, तो आपके यहाँ आने मात्र से ही वो खुश हो जाती। लोगों से कहती फिरती कि देखो, मेरा भाई जो 2 महीने से बेड पर पड़ा हुआ है, आज कितनी मुश्किल से, कितने लोगों के सहारे से व्हील चेयर पर बैठकर मेरी इज्जत बढ़ाने आया है। लेकिन ये सामाजिक बातें पैसे वालों को कहाँ समझ में आती है। दीदी को तो बस सबको दिखाना था कि आप भर भर के गहने, महंगी कीमती साड़ियाँ लाए हो, तो उनकी समाज में इज्जत बढ़ जाती, उनकी नाक ऊंची हो जाती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, वो अभी बेटी की शादी किया हो, वो इतना खर्च कहाँ से कर पाएगा। पूरी शादी में ममता विनोद से मुंह फुला के बैठी रही। उसे विनोद की हालत पर बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि उसने विनोद को गुस्से के मारे कुछ खाने पीने को भी नहीं पूछा था। विनोद अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा था, इतना बेइज्जत महसूस कर रहा था कि उसे अब वहाँ पर एक पल भी रुकना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही शादी ख़त्म हुई, वो सुधा से चलने के लिए बोल दिया। वो ममता से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती सुधा के कहने पर कि ममता दीदी को अगर पता चल गया कि आप उनसे मिले बिना ही चले गए, तो फालतू में और भी नौटंकी करेंगी। इससे अच्छा है कि जाते जाते बस एक बार मिल लेते हैं। कहते हुए सुधा विनोद का व्हील चेयर ममता के पास ले जाती है। विनोद को देखते ही ममता मुंह फेर लेती है। सुधा तुरंत विनोद के कंधे पर हाथ रखकर विनोद को इशारों में ही शांत रहने के लिए कहती है। विनोद ने कहा, ममता, अब मैं चलता हूँ। मैं अपनी दवाई भी नहीं लाया हूँ और शादी भी ख़त्म हो गई है, और लगातार चेयर पर बैठे बैठे मेरे पैरों में भी दर्द होने लगे हैं। इतना सुनने के बाद भी ममता ने कुछ नहीं बोला, ना ही पलट के एक बार भी विनोद को देखी। विनोद की आंखें एक बार फिर से ममता के व्यवहार को देखकर भर आई। उसके जी में आया, काश कि मेरे पैर सही होते और मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। जब ममता ने विनोद को नहीं देखा तो विनोद ने सुधा को इशारा किया चलने के लिए। सुधा भी चुपचाप वहाँ से निकल ली। घर आने के बाद आखिरकार विनोद फूट फूट कर रो पड़ता है और रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा, आज तक तो मैं इतना बेइज्जत अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था जितना ममता ने अपने ससुराल में कर दिया था। मुझे तकलीफ़ इस बात की नहीं कि ममता ने मुझे बेइज्जत किया, मुझे तकलीफ़ इस बात से हो रही कि ऐसे हालत में भी ममता को अपनी पड़ी थी। उसने एक बार भी मेरे हालत के बारे में नहीं सोचा। ममता का व्यवहार तो ऐसा था जैसे मैं उसका सौतेला हूँ, सगा नहीं। बुरा तो सुधा को भी बहुत लगा था, लेकिन वो विनोद के सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसे पता था कि अगर मैं विनोद की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी तो विनोद को और भी तकलीफ़ होगी। सुधा ने विनोद को समझाने की बहुत कोशिश की और बोली, विनोद, एक ही बात बार बार आपको कह रही हूँ कि आप उनके स्वभाव को शुरू से ही जानते हैं। जब माँ बाबूजी थे तब भी वो कितनी जिद्दी थी। उनको जिद्दी बनाने के पीछे माँ जी का ही हाथ है। उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी उन्हें शुरू से ही वो चीज़ मिलती गई। पैसे रुपए की तो कोई भी दिक्कत उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। शुरू से ही उन्हें जैसा माहौल मिला है वो वैसा ही बन गई हैं। सब कुछ जाने के बाद भी आप उनकी बातों को इतना सीरियस लेते हैं। सुधा ने विनोद को तो समझा दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाए। खुद सुधा के दिल में विनोद के लिए बहुत दुख हो रहा था। ममता की हरकतें उसके दिल को तोड़कर रख चुकी थी। विनोद का एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी बड़ी थी, इसलिए विनोद ने अभी बेटी की शादी कर दी। शादी के 10 दिन पहले ही विनोद ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। प्राइवेट नौकरी थी तो छुट्टी के पैसे वैसे ही कट जाने थे, लेकिन इज्जत की बात थी, इसलिए विनोद ने शादी के 10 दिन पहले और शादी के 10 दिन बाद की छुट्टी ले रखी थी। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होने को आई कि विनोद का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पैर भी टूट चुका था, और इस बीच ममता के बेटे की शादी पड़ गई। शादी में भी विनोद का जाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर एक इमली की रस्म होती है जो भाई करता है। अब 2 महीने से विनोद ऐसे ही बेड पर पड़ा था, तो 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली थी। जो थोड़ा बहुत शादी के बाद सेविंग बची थी वो सब विनोद के ऑपरेशन में और इलाज में खर्च हो गए। घर के खर्च जैसे तैसे चल रहा था। जब घर का मुखिया ही कमाने वाला घर बैठ जाए तो घर का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी विनोद ने कुछ पैसों का जुगाड़ करके ममता के लिए अंगूठी और साड़ी खरीदी थी। उसे लगा था कि ममता इतने में खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे तो मेरी हालत के बारे में सब कुछ पता है। मेरी बहन के लिए इस समय मेरा वहाँ पहुँचना ही काफ़ी होगा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो सब कुछ उल्टा ही निकला। ममता ने विनोद को बुरी तरह से जलील किया था। ममता को उम्मीद थी कि विनोद उसके लिए इमली की रस्म में अच्छे खासे गहने
और कुछ साड़ियाँ तो ज़रूर लेकर आएंगे। जिसके चलते ममता ने अपने ससुराल में भी खूब बढ़ चढ़ के मायके की बड़ाई भी कर दी थी। उसके बाद ममता ने विनोद से बात करना ही बंद कर दिया था। ममता की नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि ऐसी हालत में भी वो एक बार विनोद का हालचाल जानने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही कभी मायके आई। विनोद भी ममता के व्यवहार से काफ़ी दुखी था। एक दो बार सुधा के कहने पर उसने ममता से फ़ोन पर बात भी करनी चाहिए, लेकिन ममता ने साफ साफ बात करने से मना कर दिया। इसके बाद फिर विनोद ने पलट के कभी भी दोबारा ममता को फ़ोन नहीं किया। आखिर विनोद अपने आप को कितना नीचे गिरा था। करीब 2 साल ऐसे ही निकल गया। 2 साल तक ममता विनोद से नाराज़ ही रही। एक दिन अचानक ही ममता का फ़ोन सुधा के पास आता है। ममता के छोटे बेटे की भी शादी तय हो गई थी। 10 दिन बाद ही शादी थी। ममता ने सुधा से कहा, भाभी भैया को बता देना छोटे की शादी पड़ गई है। अब थोड़ा बहुत हालचाल पूछने के बाद ममता ने फ़ोन रख दिया। पास में ही विनोद बैठा था, लेकिन ममता ने विनोद से बात नहीं की। विनोद को ममता की ये बेरुखी और भी ज़्यादा खल गई। छोटे भांजे की शादी तय होने की खुशी तो थी, साथ ही साथ 2 साल पहले की सारी घटनाएं भी उसकी आंखों के आगे एक एक करके नाचने लगी। ममता का व्यवहार देखते हुए विनोद की दोबारा वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई, और वैसे भी ममता को विनोद के जाने से मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी नाक ऊँची करनी थी। इसलिए विनोद ने भी ममता की नाक ऊँची करने के लिए, समाज में उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इस बार विनोद ने ममता के हिसाब से गहने और महंगी महंगी साड़ियाँ, उस पर सारा श्रृंगार का सामान रखकर भिजवा दिया। इमली की रस्म के समय ममता को तो सारा सामान मिल गया, लेकिन रस्म करने के लिए उसका भाई वहाँ पर नहीं मिला। सामान और अपने पसंद के गहने देखकर ममता खुश हो गई, लेकिन रस्म तो बिना भाई की अधूरी थी। पंडित जी ने भाई को बुलाने के लिए कहा। ममता चारों ओर देखने लगी, अभी तक उसके भैया नहीं दिखे। ममता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो विनोद पर मन ही मन भड़के जा रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया। विनोद का कहीं पता ही नहीं चला। गांव की औरतें और रिश्तेदारों की औरतें सब आपस में बातें करने लगी। उसमें से ही किसी एक औरत की बात ममता के कान में पड़ी। अरे भाई आए भी कैसे? पिछली बार तो इसने अपने भाई की कितनी बुरी तरह से बेइज्जती करी थी। कितना सुनाया था बेचारे को, अपाहिज था, फिर भी इसकी इज्जत की खातिर व्हील चेयर पर बैठ के आया था। इसके बावजूद भी इसने उसकी कोई इज्जत नहीं की। इतनी बुरी तरह से डांट रही थी, ऐसे में तो कोई भी दोबारा नहीं आएगा। दूसरी औरत ने भी पहले वाली का समर्थन किया। हाँ हाँ, ज़रूर इसीलिए नहीं आया होगा। मैंने भी सुना था, इसने तो बहुत ही बुरी तरह से उसे बेइज्जत किया था। सच में तरस आ गया था बेचारे के ऊपर। सारी बातें ममता के कानों में पड़ रही थी। कहते हैं ना, औरतों को बातें जन्मों जन्म तक याद रहती है। खास करके शादी ब्याह में घटी कुछ घटना जल्दी उनसे भुलाया नहीं जाता। एक के बाद एक औरतें कहने लगीं। सब ममता को ही कोस रही थीं। हालत ऐसी हो गई थी कि पिछली बार की घटी सारी घटनाएं सबके सामने फिर से आ गई थीं, और सभी बातें करते करते ममता को ही भला बुरा कहती रहीं। आज ममता इतनी बुरी तरह से बेइज्जत हो रही थी कि वो तो कहावत हो गई कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ममता ने जिस समाज में, जिस लोगों के बीच में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने भाई को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था कुछ गहनों के लिए, आज उसके पास वो सारे गहने हैं, लेकिन जो असली इज्जत था, जो असली गहना था, उसकी उसने कभी कदर ही नहीं की। उसका भाई वही नहीं था। आज सबके बीच में खुद को बेइज्जत महसूस करके ममता को समझ में आया कि असली इज्जत, असली पहचान तो उसका भाई था, ना कि उसके साथ लाए हुए गहनों की, उसकी साड़ियों की। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। जैसे तैसे किसी मुँह बोले को भाई बनाकर रस्म पूरी की गई। ममता की सारी करनी उसके आगे आ गई थी। जैसा उसने बोया था वैसा ही तो काटेगी। जिस समाज में उसने अपने भाई को जलील किया था, उसी समाज में अब ममता भी बुरी तरह से बेइज्जत हो रही थी। उसके किए का हिसाब उसे सूद समेत वापस मिल रहा था। आज उसे अपने भाई की असली कीमत का पता चल गया था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार मायके से हमारे लिए भर भर के सामान आए तो ही हम मायके की कदर कर पाएंगे, या तो ही हमारे ससुराल में मायके की बड़ाई होगी, हमारी इज्जत बनेगी। अगर हमारे भाई बाप हर तीज पर, त्यौहार पर हमें पूछते हैं, हमारे हर रस्मों पर आते हैं, यही हमारे लिए बहुत होता है। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे कि किसी भी लड़की के लिए कुछ भी होगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।